आखिर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है एसएससी के द्वारा कुछ स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ। यही सब लगभग 200 कमेंट्स इस वीडियो पे आए और हर कमेंट में बच्चा एक ही बात कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत गलत हो रहा है। मैनेजमेंट की इतनी बुरी हालत है कि मैनेजमेंट सच में भगवान भरोसे है। 2 सेकंड तो हर क्वेश्चन पे उसका माउस खा जा रहा है। वो ये कि एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के जो बच्चे बताया करते थे कि हमारे एग्जाम सेंटर में ये गलत हुआ, कि उनका एग्जाम 12 बजे से होना था, उनको एंट्री ही 1 बजे के बाद कराई जाती है। पता है एसएससी वालों का एटीट्यूड कैसा है? बबूल को हम कहेंगे चंदन, सेंटर डालेंगे झेंडुम में और हम कहेंगे लंदन। जैसे कि आप जानते हैं अभी चल रहा है एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम, और इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक बहुत ऊपर के लेवल का ये एग्जाम होता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में, विभिन्न डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रैंक पे, एएसओ रैंक पे आपके ऑफिसर्स बेसिकली सेलेक्ट करे जाते हैं इस एग्जाम के थ्रू। बहुत सारे बच्चे पूरे भारत से पूरे साल जोश के साथ पूरे तैयारी कर रहे होते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं। किस किस तरीके से, किन किन परिस्थितियों से निकल के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, और फिर आता है एक दिन एग्जाम का दिन, और उस एग्जाम के दिन उनके साथ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से उनके न सिर्फ पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है, बल्कि में उनके घर वालों का, उनका जो एक सपना सजाए रखा था, जो एक मन में उम्मीद रखी थी, वो भी एकदम से टूट जाती है। और उस उम्मीद को टूटने में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो रहता है एसएससी की तरफ से किए गए पुअर मैनेजमेंट का। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ में कुछ भी गलत से गलत हो जाए उस चीज को सुनने के लिए कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म तक नहीं है जहां पे बच्चा अपनी दुख दर्द की बात कर पाए, जो गलत उसके साथ एग्जाम सेंटर में हुआ वो उस बात को वहां पर रख पाए, बता पाए। तो आज मेरे भाई हम बात करेंगे आखिर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है एसएससी के द्वारा कुछ स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ। बिल्कुल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, मैं ये कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, कोई भी बात को मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपकी बात की जाएगी। इतने ऐसे बहुत सारे बच्चे, आप खुद से एक बार कमेंट्स को पढ़िएगा। अभी रिसेंटली क्या होता है कि एसएससी सीजीएल का जब प्रीलिम्स का आपका एग्जाम शुरू होता है तो एग्जाम के बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज लिए, बहुत सारी चीजें हुई, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एसएससी नोटिस निकाल देता है कि कोई रिव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने तुरंत संज्ञान लिया एक चीज का कि चलो एनालिसिस नहीं कराना है। काफी सारे टीचर्स ने भी वीडियो बनाई, लेकिन रिव्यू बंद होने के साथ साथ में बंद हो जाती है एक और बड़ी चीज, वो ये कि एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के जो बच्चे बताया करते थे कि हमारे एग्जाम सेंटर में ये गलत हुआ, हमारा माउस स्लो था, हमें एंट्री नहीं मिली, बहुत सारी चीजें उसके साथ में बंद हो जाती हैं। लेकिन मेरे भाई बंद जो नहीं होता है वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से कितने सारे बच्चों के आप ये कमेंट्स देखिए। इसके बाद में जब हमने एक दिन व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हुए थे कि सर मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम था, मेरे एग्जाम में ये कमी आ गई। फिर उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाई। अगर मैं उस वीडियो की तरफ आपको लेके चलूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके कुछ कमेंट्स भी हैं। ये हमने वीडियो बनाई थी, अगर इसी वीडियो पे आप देखोगे यहाँ पे, ये जब शॉर्ट्स में जाके आपने देखा, ये वीडियो हमने बनाई थी कि गलत हुआ सीजीएल स्टूडेंट्स के साथ में। वीडियो तक ठीक था, लेकिन जब इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हम लोगों ने खोल के देखा तो इसमें हर एक बच्चे का यही सब लगभग 200 कमेंट्स इस वीडियो पे आए, और हर कमेंट में बच्चा एक ही बात कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल करना चाहिए, राइट सर, क्योंकि जिसने मेहनत करी है यही सेम बात है। इन्होंने कहा कि 60% सेंटर्स पर सिस्टम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल ये होना चाहिए। इतने सारे बच्चों की इतनी सारी चीजें इस तरीके से, कोई बच्चा कह रहा है कि उसका माउस स्लो था, कोई बच्चा कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी 2-2 बार कट हुई। 1-2 बच्चों ने वीडियो बना के भी भेजा जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही। आखिर एक बात बताइए आप कि सिस्टम इस तरीके से कैसे हो सकता है? एक इतना बड़ा एग्जाम है, पुअर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट की इतनी बुरी हालत है कि मैनेजमेंट सच में भगवान भरोसे है। आप खुद से एक बात सोच के देखिए, 1 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक सेकंड की इतनी कीमत होती है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है उस टाइम पे ये सोचता है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन मैंने 15 सेकंड में करा था, आखिरकार क्या मैं करूं कि इसको 13 सेकंड में कर पाऊं, 12 सेकंड में कर पाऊं। एक सेकंड की जहां पे वैल्यू है, जहां पे इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है कि बच्चे को पूरा दिमाग एक ही जगह पे लगाना है, वहां पे बच्चा क्या कर रहा है?
बच्चा पेपर देते थे तो उसका माउस काम नहीं कर रहा है, 2 सेकंड तो हर क्वेश्चन पे उसका माउस खा जा रहा है, 3 सेकंड 4 सेकंड तक खा जा रहा है। बच्चों के अगर कमेंट्स की बात करें, यहाँ पे आप देखिए कि कितनी स्लो स्लो माउस काम कर रहे थे। यहाँ पे जब आप कमेंट्स को देखोगे, एक कह रहे हैं कि 60% सेंटर्स पे काम ठीक से नहीं कर रहा है, बहुत खराब सिस्टम है सर इनका। स्टाफ की भी बहुत सारे बच्चे बात करते हैं बहुत खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें। देखो माउस की बात कई लोगों ने करी, इवन हमारी टीम से ही एक मेंबर थे जिनका एग्जाम पहले ही दिन था। सबसे पहले उनके साथ में क्या होता है कि उनका एग्जाम 12 बजे से होना था, उनको एंट्री ही 1 बजे के बाद कराई जाती है। न सिर्फ एंट्री 1 बजे के बाद कराई जाती है, 1:30 बजे जाके उनका एग्जाम शुरू होता है। आप मानसिक लेवल समझ सकते हैं, एक बच्चा जिसने पूरी साल जैसे तैसे घर से किस तरीके से गरीबी में रह के पढ़ाई करके और एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है, उसको पता है कि उसका एग्जाम 12 बजे से है और 12 बजे बज जाते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती है। आप समझते हैं उसका मानसिक लेवल किस तरीके से रहा होगा, उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे होंगे कि पेपर होगा भी या नहीं होगा। हम जानते हैं कि एसएससी ने अगर एडमिट कार्ड जारी कराया तो पेपर भी होगा, सारी चीजें हम हर चीज समझते हैं, बच्चा भी हर चीज समझता है, लेकिन उसके बाद भी ये दिल थोड़े ना हर चीज को समझता है। कितनी सारे ख्याल इस दिल में आ रहे होंगे कि पेपर हो भी पाएगा, कैसा होगा। तो जिस टाइम पे ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ, लेकिन बिना इंफॉर्मेशन के कि हाँ पेपर होगा 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 ऐसे टालते रहें और उसके बाद में इतनी लेट एंट्री कराएं। तो जिस टाइम पे स्टूडेंट जहां पर सेंटर पे पेपर देने पहुंचेगा, आपको लगता है कि वो उसी माइंड सेट के साथ में पहुंचेगा जिस माइंड सेट पे वो नॉर्मली पेपर किया करता है? नहीं मेरे भाई, उसका माइंड पहले से एकदम डिस्टर्ब हो चुका होगा। और ऐसा तो है नहीं कि उस शिफ्ट के सभी बच्चों के साथ ऐसा हो जाए कि भाई नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर कम आ जाएगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ जाएगा, वैसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ एक सेंटर्स पे ऐसा होता है, हर सेंटर पे अगर ऐसी कोई कमी हो तो फिर भी एक बार को आदमी सोचे कि चल ठीक है पूरी शिफ्ट के साथ में ऐसा हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में बराबर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, सिर्फ कुछ सेंटर्स पे, बाकी शिफ्ट का तो मतलब बाकी सेंटर्स का तो अच्छे से हुआ, अच्छे से हुआ तो जो शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर तो बढ़िया रहने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन में तो कोई फायदा होने वाला नहीं इन बच्चों को। आखिर गलती क्या थी उनकी? गलती ये थी कि उस सेंटर पे इनका एग्जाम पड़ा, इसमें भी अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अल्टीमेटली एसएससी डिसाइड करते हैं कि कहां पे सेंटर जाना है। कहने को 3 चॉइस भरवाते हैं, लेकिन क्या चॉइस पे हमेशा देते हैं? वैसा भी नहीं करते हैं। चॉइस कुछ भरवा लेंगे, सेंटर कहीं पे भी दे देंगे, वैसा भी नहीं हो रहा होता है। तो ये पुअर मैनेजमेंट की वजह से। और उसके बाद में जब उसने अंदर जाके पेपर देना शुरू करा तो पेपर के बीच में 3 बार उसको माउस चेंज करवाना पड़ा। आप सोचिए, एक बार माउस चेंज कराने में चाहे 1 मिनट का टाइम जाया हो रहा है, लेकिन 1 मिनट भाई एसएससी के पेपर में कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। 1 मिनट में जीएस के 5 से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जा सकते हैं, इंग्लिश के 5 से 7 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा। लेकिन उसके साथ तो गलत हुआ। इस तरीके की चीजों को कैसे ठीक किया जाए, आखिर ये गलत हो क्यों रहा है और इस पर लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं बस आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि देखो, ये इस वीडियो में, उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने के बाद में मुझे लिटरली इमोशनल फील हुआ कि यार बताओ, इतने सारे बच्चों के साथ में ये चीजें हो रही हैं और कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो बस ये कहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा रहेगा। कोशिश कीजिए कि ये वीडियो एसएससी तक पहुंच पाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एसएससी में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले मेरे भाई, पुअर मैनेजमेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिन पर लेट एंट्री कराते हैं। लेट एंट्री कराने की वजह से कुछ बच्चों के तो पहले ही दुख होने लग जाती है, उतने ढंग से कंसंट्रेट होकर वो एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। न सिर्फ लेट एंट्री बल्कि में डिलेड स्टार्ट। कई सारे सेंटर्स पे ऐसा हुआ है जहां पे एग्जाम को लेट स्टार्ट किया गया। इवन एसएससी सीएचएसएल के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि जो पहले ही दिन जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो 1 घंटे लेट स्टार्ट हुआ था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतने बड़े लेवल पे आप एग्जाम ले रहे हो, ये चीजें पहले से सेट होनी चाहिए। अगर 1 घंटे में सब कुछ सेट हो सकता है तो वो 1 घंटे पहले सब कुछ सेट क्यों नहीं हो सकता है? आखिरकार क्यों इतनी बड़ी लेवल पे कमी आ पा रही है? उसके बाद में स्लो सिस्टम्स। आप सोचो, इतना बड़ा एग्जाम है और सिस्टम स्लो है। जो माउस है उसका कर्सर लेट काम कर रहा है, माउस पहले चला जा रहा है और जो बाद में कर्सर है वो बाद में आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? न सिर्फ सिस्टम स्लो है बल्कि प्रॉपरली कई बार काम भी नहीं करते हैं। माउस काम नहीं कर रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो जोर से दबाना पड़ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एग्जाम के बीच में इतनी सारी डिस्टर्बेंस होती है। कई सेंटर्स पे ऐसा होता है कि एग्जाम जब शुरू हो चुका है आपका, बीच में आएंगे कि जल्दी से एक बार कमीशन कॉपी पे साइन कर दीजिए। क्यों बीच में भरवाते हैं कमीशन कॉपी? पहले ही क्यों नहीं भरवा लेते हैं? ऐसा नहीं कि हर सेंटर पे बीच में भरवा रहे हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे ऐसा हो जाता है क्योंकि वो एंट्री लेट कराते हैं, जिसकी वजह से पहले उनको टाइम नहीं मिल पाता, उस बीच में वो करा लेते हैं। क्योंकि जो स्टाफ है उसको टाइम से, पेपर के बाद में कुछ काम ना करना पड़े, उनको टाइम से फ्री होना है, पेपर के टाइम पे उनको टाइम से पहुंचना है, पहले से पहुंच के कोई व्यवस्था नहीं बना के रखनी है।
ऐसा होता है, लिटरली होता है। साथ ही साथ में रफ सीट को कई बार क्या करते हैं, इतना लेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल पेपर स्टार्ट होने को होता है या कई बार हो भी चुका होता है तब रफ सीट आ रही है। कोई बच्चा जो सबसे पहले मैथ्स करता है या सबसे पहले रीजनिंग करता है, उसको रफ सीट की जरूरत थी, कैसे करेगा वो बच्चा पेपर? मेरे भाई ये सारी चीजें, और न सिर्फ जरूरत ना भी हो तो जब रफ सीट आती है, जब लोग इधर से उधर निकल रहा होता है, कोई घूम रहा होता है, क्या वो चीजें डिस्टर्ब नहीं करती हैं? हमारी लाइब्रेरी से जब कोई बच्चा कुर्सी खिसका देता है तो सारे लोग पीछे मुड़ के इस तरीके से देखा करते हैं कि किसने कुर्सी खिसका दी है। आप पेपर दे रहे हो और पेपर के टाइम पर अगर ये सब चीजें होंगी तो क्या बच्चे का दिमाग वहां से हटेगा नहीं? जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते बच्चा लास्ट स्टेप पे था, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान हटते ही उस क्वेश्चन को दोबारा से उसको अटेम्प्ट करना होगा। बहुत सारे बच्चे तो रफ पे पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे माइंड ही माइंड में कैलकुलेशन को करते हैं, और माइंड में जो कैलकुलेशन कर रहा है अचानक से उसका ध्यान हटता है, पीछे देखता है, फिर उसको पूरा क्वेश्चन दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ जाता है। इन चीजों का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? कौन लेगा उस चीज की जिम्मेदारी? जिस बच्चे का पेपर खराब हुआ, क्या उस बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि उसको ज्ञान नहीं था? अरे हर किसी को हो सकता है कि उसका वैसे भी ना होता, मैं मान लेता हूं कि जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का इसी वजह से खराब हो रहा है, हो सकता है उसका वैसे भी नहीं होता, लेकिन फेयर चांस तो मिलना चाहिए था उसको। क्या ये चांस फेयर कहा जाएगा? एक सेंटर पे जो बच्चा बड़े आराम से तसल्ली से, बड़ा सा आयन डिजिटल का सेंटर है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया चल रहा है पेपर, वो पेपर दे रहा है, और एक बच्चा जिसके सेंटर पे इतनी सारी कमियां वो पेपर दे रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि आपका एग्जाम प्रोसेस फेयर है? पॉसिबल ही नहीं है उसको कहना। तो इतनी सारी चीजें, ये पुअर मैनेजमेंट क्यों है? और कई बार तो स्टाफ का जो बर्ताव है वो इतना घटिया होता है, इतना खराब होता है, आखिरकार क्यों? एसएससी वालों आप खुद से बताओ, आपने इन कमियों की वजह से, ये कमियां तो आती रही हैं, पहली बार तो ये कमियां आई नहीं है, आप बताइए कि आपने पिछले 2-3-4 साल में कितने सेंटर्स को बैन किया है कि इन पर सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं करा पा रहे हैं? कितने सेंटर्स आपने बैन कर दिए? छोटी सी गलती हो जाने पर, छोटी सी बात हो जाने पर बच्चों को आप दीवार कर देते हो। आप छोटा सा, आपको लगता है कि फोटो के पीछे में एक पर्दा सा है, घूंघट कर रखा है, उसने कानों में बाली पहन रखी है या गलती से चश्मा लगा रखा है, आप इस चीज के लिए बच्चे का 1 साल खराब कर सकते हो। आपने कितने सेंटर्स को बैन करके दिखा दिया जो कि आपकी और आपके सेंटर वालों की गलती की वजह से होता है, वहां पे क्यों नहीं होता है? अरे किसी ने स्पेक्ट लगा के बाई चांस फोटो अपलोड कर दिया तो मेरे भाई आप पूरा का पूरा उसका साल खराब कर देते हो कि नहीं, अब आप पेपर नहीं दे सकते हो। क्यों? वहां पे कर सकते हो, लेकिन कितने सेंटर्स आपने बैन करे मेरे भाई? कितने सेंटर्स आपने बैन करे? कितनी जगह पे आपने लगा दिया कि आज से इस सेंटर पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा? कितने सेंटर्स पे आपने फाइन लगाया इस चीज के लिए? एक सेंटर पे भी नहीं, एक सेंटर पे भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया मेरे भाई? क्योंकि वहां पे आपकी गलती है, और आप तो आप हैं, आपकी गलती आप कैसे मान सकते हैं? आप तो साहब हैं। तो इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो पॉइंट देखने को मिला, एक छोटी सी क्लिप है, आप एक क्लिप भी देखिए, 2 जगह 2-2 बार एग्जाम के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कट हो कैसे सकता है? आजकल इतनी सारी सुविधाएं हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, ऑटोमेटेड जनरेटर्स होते हैं, आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, क्यों नहीं ऑटोमेटेड जनरेटर्स लगा सकते सेंटर्स पे? क्यों नहीं? आप उन लोगों को क्यों टेंडर दे देते हैं जिनके पास में प्रॉपर सुविधाएं नहीं है? क्यों दे देते हैं? नहीं देना चाहिए। एक एक बच्चे के भविष्य की बात है, और एक एक साल बच्चा किस तरीके से मेहनत करता है। बाप 1 साल खेत में जाके फावड़ा चला रहा होता है, उस पैसे से बच्चा शहर में रह के पढ़ाई कर रहा होता है। अगले 1 साल कैसे पढ़ाई करेंगे, आपने सोचा है कभी? नहीं कर पाते हैं। कितने सारे लोग होते हैं जो हताश होकर, निराश होकर एग्जाम छोड़ देते हैं। कितने सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को हिम्मत टूट जाते, खुद की हिम्मत टूट जाती है। कब तक ऐसे चलता रहेगा ये? और सिर्फ चलो जो नहीं पढ़ा, जिसने मेहनत नहीं करी, जिसकी और चीजें हो गई, कोई बीमार हो गया, वो सब चीजें समझी जा सकती हैं, लेकिन एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के पुअर मैनेजमेंट की वजह से अगर किसी बच्चे का भविष्य खराब होता है तो उसको किस तरीके से समझा जाए, उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए, और उसको क्यों जस्टिफाई किया जाए? भारत सरकार के इतने बड़े एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। 2-2 3-3 बार इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है सिस्टम बंद ना हुआ हो। एसएससी सीएचएसएल के पेपर में तो ये भी हुआ था, सिस्टम बंद हुए थे, और इनफैक्ट वहां पे अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, मैंने भी पहले एग्जाम दिए, मैंने भी दिए, मैं भी ये कह रहा हूं कि ऐसा जनरली नहीं होता है। जहां सिस्टम बंद होता है पेपर वहीं से शुरू होता है, आप ही की बात मान लेता हूं। लेकिन जो मेरे को बच्चों ने बताया था कि पेपर जहां पे बंद हुआ दोबारा से फिर से शुरू हुआ पेपर, ऐसा बताया था बच्चों ने। ठीक है, मान लेते हैं कि जहां पे बंद हुआ था सिस्टम, पेपर वहीं से शुरू हुआ। क्या ये बीच में जो डिस्टरबेंस हुई,
आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट लगाते टाइम पे बीच में चले जाते हैं, चलो छोड़ो थोड़ी देर पॉज करते हैं, निकल के बाहर घूम के आ जाते हैं, फ्रेश हवा ले लेते हैं? क्या भी आप कभी आप ऐसा करते हैं? जब बीच में लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, आपको कितना बुरा नहीं लगता है? एक स्टूडेंट ने बताया कि जब उसका एग्जाम स्टार्ट हुआ तो जो ये कंप्यूटर की डिस्प्ले थी, इतने हिस्से में ब्लैक स्पॉट आ रखा था पूरा, उसको चीजें दिख नहीं रही थी, उसको बीच में मॉनिटर चेंज कराना पड़ा। एक बात बताइए, पेपर शुरू करने से पहले क्या प्रॉपर चेकिंग नहीं होनी चाहिए कि सारे सिस्टम प्रॉपर काम कर भी रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं? क्या ऐसा धब्बा दिखाई नहीं देगा किसी को? हद हो गई, मतलब हद हो गई मेरे भाई। माउस काम नहीं कर रहा, टाइपिंग के टाइम पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ये मॉनिटर की डिस्प्ले पर काला धब्बा लगा हुआ है। किस तरीके से? काला धब्बा मॉनिटर की डिस्प्ले पे नहीं, एसएससी वालों आपके चेहरे पे लगा हुआ है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं? इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज हैं। एग्जाम सेंटर लंदन में डाल देते हैं। पता है एसएससी वालों का एटीट्यूड कैसा है? बबूल को हम कहेंगे चंदन, सेंटर डालेंगे झेंडुम में और हम कहेंगे लंदन। लंदन सेंटर समझते हैं। ऐसे ऐसे सेंटर्स डाल रखे हैं जहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। बच्चों को 2-2 किलोमीटर पैदल तक चलना पड़ता है। ऐसे सेंटर्स हैं। इवन दिल्ली के अंदर एक सेंटर ऐसे हैं कुछ, जहां पे बच्चों को इतनी लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है, ई रिक्शा तक वहां पे नहीं जा रहा होता है। आखिर क्यों? क्यों भाई? एक आदमी पेपर देने जा रहा है, उसको प्रॉपर सुविधा से वहां तक पहुंच तो पाए, लेकिन नहीं। सेंटर डालेंगे लंदन में, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बात है। अरे सेंटर्स ऐसे सेलेक्ट किए जाएं जहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो। जहां पे सुविधा नहीं है, मना कर दीजिए कि नहीं मिलेगा टेंडर जी आपको। आप सुविधाएं कराइए उपलब्ध, उसी के बाद मिल सकता है। क्योंकि जब बच्चा ढंग से पहुंच ही नहीं पाएगा, देखो कोई जानबूझ के लेट नहीं हो रहा होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा लेट हो गया है, ऐसे सेंटर पे वो किस तरीके से पहुंच पाएगा? हड़बड़ी होती है, पेपर के दिन बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई लेट हो गया तो कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा, पेपर छूट जाएगा, अगले साल का इंतजार करेगा फिर बच्चा। यही नहीं है। अब एक नया गेम एसएससी ने शुरू करा है, एक मिस्ट्री गेम शुरू करा है एनआर रीजन में। लिटरली मिस्ट्री गेम है। एडमिट कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपके सामने एक पजल है, उसको सॉल्व करो। पजल क्या बना दिया है? पहले हमारे टाइम पे क्या होता था जब हमने एग्जाम दिए थे कि एक लिंक आता था एडमिट कार्ड का, आप अपनी डिटेल्स डालो, और डिटेल्स के भी कई सारे ऑप्शंस होते थे। एक जगह पे आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं, एक जगह आप अपने रोल नंबर से चेक कर सकते हैं, एक जगह आप अपने लाइक फादर नेम से और अपने नाम से चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल के। कई सारे ऑप्शंस थे। सीधे चेक करो, आपका लिखा आ जाएगा इस डेट को, इस सिटी में आपका एग्जाम है, इस डेट को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। बड़ा सिंपल सिस्टम था, एक बार में चेक किया, अपनी पढ़ाई पे लग गए। आजकल एनआर रीजन में क्या होता है? अगर पेपर 15 दिन तक चलने वाला है या पेपर 45 दिन तक चलने वाला है, आपका कैसे आएगा? एक रिजेक्शन लिस्ट अलग से आएगी। पहले रिजेक्शन लिस्ट में चेक कर लो, अगर उसमें नहीं हुआ है तो थोड़ा खुश हो लो, आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है। फिर चेक करो, 1 नवंबर की शिफ्ट में है, पूरा चेक कर लिया, नहीं है, फिर 2 नवंबर की शिफ्ट में चेक करो, फिर 3 नवंबर की शिफ्ट में चेक करो, फिर 4 नवंबर की शिफ्ट में। अरे यही काम करे बच्चा, पेपर से पहले पढ़ाई करेगा कि एडमिट कार्ड चेक करते घूमे? नॉर्मल सिस्टम जो पहले था उसमें ऐसी आखिरकार कौन सी कमी आ गई? जब बाकी सारे रीजन्स में सही से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाते हैं तो एनआर वालों तुम्हारे क्यों नहीं हो पाते? आखिर क्यों बच्चों को परेशान करना है? अभी एक बड़ी सी पीडीएफ दे दी थी 14,000 समथिंग पेजेस की। 14,000 पेजेस की पीडीएफ, आई मीन 200 पेज की पीडीएफ बच्चा फोन में डालता है ना जब किसी किताब की, तो उसमें भी बच्चे का फोन अटकने लगता है, क्योंकि पहले से इतना डाटा है। किसी ने क्लास डाउनलोड कर रखे हैं, किसी ने कुछ। 14,000 की पीडीएफ में अपना नाम सर्च करता है, थोड़ी देर वेट करता है, उसको नाम नहीं दिखता है, बच्चा हताश उदास होकर बैठ जाता है कि मैं तो हो गया जी, पेपर फाइनल रिजेक्ट हो गया। सेंटर मतलब उसका रिजेक्ट हो जाता है, उसको ऐसा लग रहा है, रिजेक्ट हुआ नहीं है लेकिन उसको लग रहा है, क्योंकि उसको लिस्ट में नाम नहीं मिला। ऐसा क्यों? मतलब लॉजिक क्या है इस चीज का? लॉजिक क्या है इस चीज का? जो पहले सिस्टम था या जो बाकी के रीजन है वहां पे, उसको क्यों नहीं अपना लेते? मिस्ट्री गेम बना रखा है। मैं अगर अभी व्हाट्सएप अपना ओपन करके दिखाऊं तो नाना करते करते 150 से 200 ऐसे मैसेज होंगे एसएससी सीएचएसएल के टाइम के या एसएससी सीपीओ के टाइम के, जब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा रिजेक्ट हो गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा। सीजीएल के टाइम के भी क्यों नहीं समझ आ रहा? उनका रिजेक्ट हुआ नहीं था एक्चुअल में। फिर हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि देखो हम चेक करके स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रहे हैं उनके कि देखो आपका सही है, डिटेल हमें भेजो, हम चेक करके दे रहे हैं। क्यों ऐसा करना पड़ रहा आखिरकार? जो पहले सिस्टम था उसमें ऐसी क्या कमी थी? और अगर कोई नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शंस दीजिए। हर बच्चा टेक्निकली उतना साउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की नॉलेज पे ज्ञान उठाने मतलब सवाल उठाने लग जाओ कि जी अगर आप इतना नहीं चेक कर सकते तो आप क्या इंस्पेक्टर बनोगे। ऐसा नहीं है। हर कोई टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो मेरे भाई इस चीज पे भी ध्यान जाना चाहिए। एग्जाम क्लासेस, ये आपकी मैं बहुत बड़ी गलती नहीं मानता हूं एसएससी वालों, लेकिन एक बात बताइएगा,
आपके ज्यादातर एग्जाम्स मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स। साथ ही साथ में आप हर लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। आप ग्रेजुएशन का एग्जाम कराते हैं तो हो सकता है किसी का उसी दिन पीजी का एग्जाम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का। सीएचएसएल के एग्जाम के दिन किसी का हो सकता है कि ग्रेजुएशन का एग्जाम हो। क्या उसको ग्रेजुएशन का एग्जाम छोड़ देना चाहिए या अपनी 1 साल की तैयारी को साइड रख देना चाहिए? जब आप इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए मैं खुद भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके पास में एक ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर बच्चा अपना ऑफिशियल जो दूसरे एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो अपलोड करे तो उसका दिन शिफ्ट चेंज हो जाए। इतना बड़ा तो कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है जहां पे अगर किसी बच्चे का ऐसा क्लैश हो रहा है, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, किसी का स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हैं उनसे क्लैश हो जाता है तो किसी का तो दूसरे एग्जाम का एडमिट कार्ड अपलोड करे और उसकी वजह से उसका एग्जाम चेंज हो जाए, कितना सही बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चों को। लेकिन नहीं, वैसा कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब तक परेशान नहीं करेंगे बच्चों को कट ऑफ डाउन कैसे आएगी? क्योंकि पेपर का लेवल तो हमने वैसा बनाना है कि कट ऑफ 180 चले जाए, तो कट ऑफ डाउन करने के लिए बच्चों को ही परेशान कर लेते हैं, वैसे कट ऑफ डाउन हो जाएगी। इसके अलावा फोटो अपलोडिंग, ये एक नया सिरदर्द बन चुका है बच्चों के लिए, और इतना बड़ा सिरदर्द है। मेरा ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइव फोटो आप ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, पहले आप फोटो अपलोड करवाते थे, चलो ठीक है, लाइव ले लिया अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, छोटे छोटे लोगों ने जिन्होंने वेबसाइट्स बना रखी है ना, वो लोग भी आसानी से आप कहीं फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, वो तुरंत कह देते हैं इनएप्रोप्रिएट है। एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं आ सकता है जहां पे बच्चा जैसे ही फोटो अपलोड करता है उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली आप अपने मशीन में जो भी सिस्टम डेवलप करें कि उस फोटो को चेक करके बता दे कि वो ठीक है या नहीं है, पीछे पर्दा है, चश्मा लगा लिया है, ये लगा लिया, जो भी फिल्टर्स आपको लगाने आपने बच्चे को बता दिया, ठीक है। लेकिन हर बच्चा उतना अवेयर है नहीं। जो बच्चे शहर में हैं, जिन बच्चों के पास में दोस्त हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने पेपर से मतलब पढ़ते रहते हैं, उन्होंने कोई डायरेक्शन ही नहीं पढ़े, नोटिस नहीं देख पाए आपकी वेबसाइट पे, तो उन बच्चों का क्या? तो इससे बेहतर यही है कि इस तरीके से आपका सेक्शन होना चाहिए वो कि अगर फोटो में कमी है तो जिस टाइम पे फॉर्म भरा जा रहा है उसी टाइम पे बता दें। क्यों बाद में रिजेक्शन लिस्ट जारी हो? बिना बात एक बच्चे का पूरे साल का अटेम्प्ट चला जाता है जी, मतलब बहुत दुख होता है। हाथ जोड़ के विनती आपसे कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर डेवलप करें कि ये फोटो अपलोडिंग का जो सीन है ये खत्म हो जाए। ये बहुत परेशान करता है लोगों को, बहुत। कोई बच्चा हो सकता है किसी का रंग थोड़ा ज्यादा सांवला है, वो दिख नहीं रहा, उसका ही फोटो रिजेक्ट कर दिया, ये कोई बात हुई यार? उसके अलावा आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं उन पर एक जो बहुत बड़ी कमी रहती है, ऐसी मजबूरी हो चुकी है लोगों की कि जिसका एग्जाम है उसके साथ में एक आदमी को जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बैग रखने की सुविधा ढंग से नहीं है, मोबाइल रखने की सुविधा वहां पे ढंग से नहीं है। आजकल मोबाइल ना लेके जाएं तो आदमी का वैसे काम नहीं चलना है, तो उस सुविधा नहीं है, इसीलिए किसी को साथ लेके जाओ। बेचारे बूढ़े माँ बाप गर्मी के दिनों में बाहर बैठे बैठे बच्चे के पेपर छूटने का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का बैग वहां पे रखना था। हमने सेंटर्स पे जब रिव्यू कराने जाते हैं ऐसे लोगों को देखा है। अरे क्यों सेंटर के अंदर ये कैसी सुविधा नहीं बना दी जाती है? कुछ सेंटर्स पे है, नोएडा वाले सेंटर पे बढ़िया सुविधा बना रखी है, लेकिन कुछ सेंटर्स पे तो ऐसा भी है कि सेंटर के अंदर आपके बैग एंड बैगेज को सबमिट कराते हैं और उसके 50 रुपए लेते हैं। और इवन कुछ सेंटर्स पे ऐसा है कि मोबाइल को सबमिट करने के अलग से 50 रुपए और बैग को सबमिट करने के अलग से 50 रुपए हैं। यार मजाक है कोई? क्यों फालतू में बच्चों से पैसे लेने हैं? ये तो एक बिजनेस टाइप का बन गया। अगर एक दिन आप खुद से सोचिए 1000 बच्चों का पेपर हो जाए, एक ही दिन 50,000 रुपए आराम से बन गए, क्या दिक्कत है? कोई तरीका है? कोई तरीका है भाई? बैग रखने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आजकल मंदिरों में जगह जगह पे चप्पल रखने की भी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप इतना बड़ा सेंटर ले रहे हैं, बच्चे मतलब एग्जाम ले रहे हैं, बच्चों से फीस लिया आपने एग्जाम के लिए, क्या आप बैग और वो रखने की सुविधा नहीं दे सकते हैं? शक्ति नगर में एक सेंटर है जहां पे लोहे के कंटेनर आगे खड़े हैं उसके, और उन लोहे के कंटेनर में सामान सबमिट करने के 50 रुपए लिए जाते हैं। हद होती है, मतलब हद होती है कतई। इसके अलावा भी है एनालिसिस पर आपने 1 मिनट में नोटिफिकेशन निकाल दिया। मैं खुद भी कहता हूं कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई आप एक बात बताइएगा, एनालिसिस बंद है सब कुछ, क्या आज पेपर कैसा था ये आज बाहर नहीं आ रहा है? आ रहा है। पहले बड़े लेवल पे लोगों को पता चल रहा था, बड़े लेवल पे पता लगेगा तो क्या होगा? मान लीजिए शिफ्ट 1 का पेपर शिफ्ट 2 वालों को पता चल गया कि ऐसा था, शिफ्ट 2 के ज्यादातर लोगों ने देख लिया, जिससे कि क्या होगा कि वहां पे शिफ्ट 2 वालों का स्कोर थोड़ा सा ऊपर हो गया तो नॉर्मलाइजेशन में कम से कम बराबर तो हो रहा था, पहले वालों को नॉर्मलाइजेशन तो मिल रहा था। अब पता है क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि शिफ्ट 1 में पेपर होता है, शिफ्ट 2 वाले या 3 वाले या 4 वाले या अगले दिन वाले जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अब यूट्यूब पे तो मिल नहीं पा रहा है, बड़े लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चा गांव देहात से है उसको कहीं से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि
हर गांव से 2 सीजीएल देने वाले, 4 सीजीएल देने वाले। लेकिन जो बच्चा मुखर्जी नगर से है उसकी पीजी से 15 सीजीएल देने वाले, 20 सीजीएल देने वाले, 50 सीजीएल देने वाले, वो क्या करेगा? अरे यार आज उसका पेपर था, रूम में जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, देखेगा, पढ़ लेगा, बात खत्म। आज भी हो रहा है वो काम। पीजी में थोड़े ना आप बैन लगा दोगे। कैसे लगा दोगे? टेलीग्राम को बैन कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। एनालिसिस बंद हुआ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके फेवर में हूं बंद होने के, लेकिन आप इस चीज को कैसे रोकोगे? और इस चीज को नहीं रोकोगे तो क्या होगा कि पहले तो बहुत बड़ा क्राउड देख के जा रहा था, जिससे शिफ्ट का एवरेज स्कोर बढ़ जाता और नॉर्मलाइजेशन में चीजें बराबर हो रही थी। अब तो एक छोटा सा हिस्सा देख के जाता है, जिससे शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज्यादा नहीं बढ़ता, हल्का सा खिसकता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, खत्म। तो उसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिला नहीं, और लेकिन कुछ क्राउड ऐसा था, मतलब मिला नॉर्मलाइजेशन, लेकिन कुछ क्राउड ऐसा था, कुछ क्राउड जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़े मार्क्स कम होंगे या दूसरों के बढ़ेंगे, उनके जीरो, मतलब बढ़ने में कुछ नहीं बढ़ेगा उनके। और जो बाकी के लोग मतलब पेपर देख के गए थे, जो कि कुछ ही बच्चे हैं, उनको तो बहुत फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि उनका तो नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़ ही जाए, पेपर भी देख के चले गए। बड़े लेवल पे देखने में कम से कम नॉर्मलाइजेशन बराबर कर रहा था, छोटे लेवल पे अब तो नॉर्मलाइजेशन का काम ही खत्म है। अब तो भैया सिर्फ उन बच्चों का फायदा है जो पेपर देख पा रहे हैं। अब तो लोग यही करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा जब भी पेपर शुरू होगा, कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेगा किस शिफ्ट में, मतलब किस दोस्त का पेपर पढ़ रहा है, बस उन्हीं दोस्तों से बात करते रहना प्रॉपर। ये तो बहुत बड़ा इशू है। इस इशू का एकमात्र सोल्यूशन ये है कि एक बात बताइए, जैसे सबसे बड़ा इशू ये मैथ्स में है। यार मैथ्स में आप कितनी शिफ्ट में पेपर करा रहे हो? आप क्यों उन्हीं कॉन्सेप्ट को दोहराते रहते हो सेम? इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको गिने चुने वही 15 कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन पूछने। क्यों? ज्यादा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ले आते? क्यों नहीं लेके आ जाते? इंग्लिश में वोकैबुलरी के क्वेश्चन ही लीक होते हैं, बच्चा बता देता है ये शब्द आया था, अब दूसरी शिफ्ट वाला पढ़ के चला जाता है, उसको भी वही शब्द मिल जाता है। यार इतने सारे वर्ड्स की किताबें निकाल रखी हैं हमने, ब्लैक बुक ने 20-20 हजार वर्ड्स की किताब निकाल दी। आप वहां से वर्ड्स लेके नए नए क्वेश्चंस बनाइए ना, नए नए क्वेश्चंस बनाइए ना। संजीवनी में 21,000 वर्ड्स आ गए, ब्लैक बुक में इतने सारे वर्ड्स आ गए, और भी जानना जाने कितनी सारी किताबें हैं, उनमें इतने इतने वर्ड्स हैं। आप यूनिक क्वेश्चंस क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? आप करिए ना यूनिक क्वेश्चंस क्रिएट। क्यों रिपीटेशन इतनी ज्यादा होती है? ठीक है, इस साल का अगली साल पूछा जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो पढ़ के गए सबके लिए ओपन था। लेकिन इसी साल का इसी साल पूछा जाए, और छोड़िए ये तो सीपीओ का पेपर हुआ था, उसमें ये तक हुआ कि एक सेम शिफ्ट में वही क्वेश्चन पहले पूछ रखा है, वही आगे भी पूछ रखा है, यानी कि उसी शिफ्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन, एक ईडीएम को 2 बार पूछ रखा है। बताइए, यूनिक क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करे जा रहे हैं। क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए, यूनिक क्वेश्चंस लाइए, ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी तो अकाल पड़ गया हो क्वेश्चंस का, जैसे क्वेश्चंस है ही नहीं इन लोगों के पास में। जीएस इतनी लावारिस छोड़ दी है, वो तो जीएस का धन्यवाद भी बोलना चाहिए एसएससी वालों आपको, जिससे कि आपकी मेरिट की लाज बचा रखी है। अगर जीएस में मैथ्स इंग्लिश की तरह नंबर आने लग जाए तो 180 प्लस मेरिट जाने लग जाएगी आप लोगों की। लेकिन ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि 4 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इंग्लिश वोकैबुलरी को भी देखना चाहिए कि क्यों आखिरकार इतनी रिपीटेशन आ रही है। ग्रामर के क्वेश्चंस का लेवल भी देखना चाहिए कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 4-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सीजीएल मेंस 2022 सिर्फ किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे सारे के सारे, कि मोर लगा रखा है तो पीछे देन आएगा, या देन लगा रखा है तो आगे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अरे पूरी इंग्लिश में यही कॉन्सेप्ट बचा है यार, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, चारों शिफ्ट में सेम कॉन्सेप्ट पे यही क्वेश्चन पूछ रखा है। कोई मतलब बनता है इस चीज का? मेंस का पेपर ले रहे हो मेरे भाई, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पूछ लो। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे टीचर यूट्यूब पे इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखे हैं। पेड कोर्स नहीं ले सकते हो किसी का तो यूट्यूब से देख के कर दीजिए, किसी भी टीचर से कहीं से भी कुछ भी कीजिए, कम से कम यूनिक कॉन्सेप्ट तो लाइए। हर एक ही पेपर में उसी कॉन्सेप्ट पे 2-2 क्वेश्चन, आई के साथ आर लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे भाई गांव में जिसने इंग्लिश जीवन में नहीं पढ़ी है वो भी बता देगा, आई के साथ तो एम सुना है। क्या क्वेश्चन का लेवल क्या है आखिरकार? आप इंग्लिश को डिफाइन तो कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आप 2023 में अगर आप लोगों को पता हो तो आपने देखा भी होगा कि एक केस हुआ था एसएससी के ऊपर कि क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं या सही हैं। एसएससी ने वहां पे जो जो लॉजिक दिए, मतलब इंग्लिश में तो हालत ही खराब है एकदम। कभी कहते हैं कि हम तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का रेफरेंस देंगे, उसको सही मान लेते हैं। कभी कहते हैं एनसीईआरटी का रेफरेंस देंगे, उसको सही मान लेते हैं। कभी रैनन मार्टिन को सही मान लेते हैं, तो कभी किसी टीचर के यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस दे देते हैं कि उन्होंने वहां पे करा रखा है। क्या मतलब है? आपका एक डिफाइंड ऑथेंटिक सिलेबस होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी, एक बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वो किस चीज को ऑथेंटिक माने? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो आपस में ही अलग अलग बातें करते हैं, रैनन मार्टिन अलग बात करता है,
कोई और अलग बात करता है, कोई चौथा अलग बात करता है। आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है, इसके बीच का डिफरेंस तो बताना चाहिए। आप ये बता दीजिए, आप ऑफिशियली ब्रिटिश इंग्लिश को सही मानते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश को आप गलत मानोगे कि नहीं मानोगे, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को सही मानते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश को गलत मानोगे कि नहीं मानोगे? दोनों इंग्लिश को बच्चा पढ़ ले क्या? और अगर दोनों को सही मानते हो तो बहुत सारे स्पेलिंग के क्वेश्चन में अमेरिकन इंग्लिश को गलत क्यों मान लेते हो आप? कम से कम एक डिफाइंड चीजें तो होनी चाहिए कि आप ऑथेंटिक मानोगे किसको। आखिरकार वही तो बच्चा पढ़ेगा। बच्चा पढ़ना चाह रहा है, मिस्ट्री थोड़ी ना चल रहा है, मूवी थोड़ी ना है कि मिस्ट्री है, सॉल्व करो, क्या सही मानते हैं क्या गलत मानते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, इन चीजों पर काम किया जाना चाहिए। बाकी मेरे भाई, अगर आपको मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं और आपको भी लगता है कि एसएससी के सिस्टम में बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, सभी टीचर्स तक पहुंचाएं। और सभी टीचर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस मुद्दे पे वीडियो जरूर बनाएं। बच्चों के ये जो समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने में बच्चों का सहयोग करें। बाकी आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।